हेलो दोस्तों, नीति चक्र में आपका स्वागत है। आज है 3 अप्रैल 2025 और आज का करंट अफेयर हम चालू करेंगे। उससे पहले मैं आपको नीति के बारे में समझाता हूँ। करंट अफेयर की नीति ये कहती है कि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो जितना जनरल नॉलेज आप ले सकते हैं उतना लीजिए। जनरल नॉलेज कोई रटने की चीज़ नहीं है। उसे जितना रिवाइज करेंगे, जितना सुनेंगे और उससे भी अच्छा जितना बोलेंगे वो उतनी ही बढ़ेगी। अगर आपको 3 पॉइंट आते हैं तो चौथा पॉइंट भी आना चाहिए। जनरल नॉलेज यही कहती है कि ये ज्ञान का भी व्यर्थ नहीं होता। आप ज़रा ज़रा से पॉइंट को बार बार रिवाइज करिए, वो आपके अंदर इतने अच्छे से बैठ जाएंगे। इसीलिए जनरल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा मार्क्स दिलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहले सवाल से। पहला सवाल है, राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी? शर्ली बूचवे, निर्मला बुच, स्नेहलता श्रीवास्तव या रुचिरा कंबोज? तो राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीका महिला शर्ली बूचवे बनी हैं। ये हैं शर्ली बूचवे। ये कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव के रूप में 1 अप्रैल 2025 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। निर्मला बुच, स्नेहलता श्रीवास्तव और रुचिरा कंबोज क्यों नहीं है इसका आंसर? क्योंकि निर्मला बुच भारत की मध्य प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थीं। स्नेहलता श्रीवास्तव भारत की लोकसभा की पहली महिला महासचिव थीं और रुचिरा कंबोज यह संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि हैं। इसलिए तीनों आंसर गलत हैं। आपका आंसर है शर्ली बूचवे। सवाल नंबर 2, नाविका सागर परिक्रमा सेकंड अभियान के तहत INSV तारिणी ने हाल ही में किस स्थान पर प्रवेश किया? केपटाउन दक्षिण अफ्रीका, रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील, फ्रीमैंटल ऑस्ट्रेलिया या पोर्ट स्टैनली फॉकलैंड द्वीप? तो नाविका सागर परिक्रमा जो अभियान है उसके तहत INSV तारिणी ने हाल ही में केपटाउन दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश किया है। रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में जो है वो INSV तारिणी ने 2023 में यात्रा की थी। फ्रीमैंटल ऑस्ट्रेलिया ये नाविक सागर परिक्रमा सेकंड का पहला पड़ाव था, जो कि आंसर गलत है। पोर्ट स्टैनली जो कि फॉकलैंड द्वीप पर है वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह अभियान का तीसरा पड़ाव था जिसे तारिणी ने केपटाउन से पहले पार किया था। तो इसलिए इसका सही उत्तर है केपटाउन दक्षिण अफ्रीका। सवाल नंबर 3, उद्यमिता और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार के परिषद में हाल ही में किसे शामिल किया गया? एन चंद्रशेखरन, मुकेश अंबानी, रतन टाटा या गौतम अडानी? देखिए, उद्यमिता और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के प्रबंध निदेशक के सलाहकार, प्रबंध निदेशक नहीं पूछा गया, उनके सलाहकार के बारे में पूछा गया है, तो वो एन चंद्रशेखरन को किया गया है। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। मुकेश अंबानी क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं और एक बड़े उद्यमपति हैं। रतन टाटा का भी देहांत हो चुका है, लेकिन वह पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं टाटा समूह के। और गौतम अडानी संस्थापक और चेयरमैन हैं अडानी समूह के। इसलिए 3 ऑप्शन गलत हैं। सही आंसर है एन चंद्रशेखरन, क्योंकि वे हाल में ही उद्यमिता और विकास पर IMF के सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं और यह 27 मार्च 2025 को घोषित किया गया है। सवाल नंबर 4, सरकारी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी हाल में क्यों बढ़ाई गई है? सहकारी बैंकों के वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी को रोकने के लिए, सहकारी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, सहकारी बैंकों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए या सहकारी बैंकों के केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित करने के लिए? देखिए, सरकारी बैंक पर RBI ने विशेष निगरानी बढ़ाई है क्योंकि सहकारी बैंकों में वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई थी, उसको रोकने के लिए। तो आंसर आपका पहला जाएगा। अब बाकी ऑप्शन क्यों गलत हैं? क्योंकि सहकारी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि RBI का फोकस प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर नहीं है बल्कि वित्तीय स्थिरता और जमाकर्ताओं की सुरक्षा पर है।
और निगरानी का कर्मचारी संख्या से कोई संबंध नहीं रहेगा। ये शासन और अनुपालन से जुड़ा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। सहकारी बैंकों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित करने के लिए ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शहरी सहकारी बैंक यानी यूसीबी शहरों में सक्रिय है और निगरानी का उद्देश्य क्षेत्रीय सीमा नहीं बल्कि वित्तीय स्वास्थ्य है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या शक्तिकांत दास? तो फिलहाल में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में पूनम गुप्ता को नियुक्त किया है। पूनम गुप्ता 1 अप्रैल 2025 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त की हैं। रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे जिन्होंने 2013 से 2016 तक कार्य संभाला है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। उर्जित पटेल ये भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं 2016 से 2018 तक, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। शक्तिकांत दास ये वर्तमान आरबीआई गवर्नर तो हैं जो 2018 से इस पद पर हैं, लेकिन डिप्टी गवर्नर का पद गवर्नर से अलग होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही आंसर है पूनम गुप्ता। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। यह रिकॉर्ड कितने करोड़ रुपए का था? 21,083 करोड़ का, 23,622 करोड़, 50,000 करोड़ या 15,920 करोड़? तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात ऊंचाई पर पहुंच चुका है। इसका अब आंकड़ा 23,622 करोड़ तक पहुंच चुका है। बाकी ऑप्शन गलत हैं क्योंकि 21,083 करोड़ रुपए यह वित्त वर्ष 2023-24 का रक्षा निर्यात आंकड़ा था, जो फिलहाल से कम है। 50,000 करोड़ ये भारत का 2029 तक का लक्ष्य है, ना कि 24-25 का वास्तविक आंकड़ा। 15,920 करोड़ यह वित्त वर्ष 2022-23 की रक्षा निर्यात था, जो वर्तमान रिकॉर्ड से काफ़ी कम है, इसलिए सवाल का आंसर है 23,622 करोड़। अगला सवाल है, सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 किस शहर में शुरू हुआ? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलुरु? तो सेना कमांडर का सम्मेलन 2025 यानी आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जो 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका जवाब है नई दिल्ली। मुंबई क्यों नहीं? क्योंकि भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है, लेकिन सेना कमांडरों का सम्मेलन वहाँ आयोजित नहीं होता। कोलकाता इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये पूर्वी कमांड का मुख्यालय है, लेकिन सम्मेलन का केंद्रीय आयोजन नई दिल्ली में ही होता है, इसलिए ये भी गलत है। बेंगलुरु एक प्रमुख शहर है और रक्षा अनुसंधान संगठनों जैसे डीआरडीओ का केंद्र है, लेकिन सेना कमांडरों का सम्मेलन पारंपरिक रूप में दिल्ली में ही होता है। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। देखिए, आप हमेशा अपने जनरल नॉलेज को थोड़ा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते रहिए। कॉपी पेन लीजिए, एक दूसरे से अपने सवाल जवाब करिए ताकि आपको उस चीज़ में ज़्यादा रुचि हो। चलिए, तो अब हम अगले सवाल पर आते हैं। सवाल है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा बन गया है? भारत, श्रीलंका, केन्या या चीन? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश भारत है। भारत 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया था। श्रीलंका 2023 तक तीसरे स्थान पर था, लेकिन 24 में भारत ने इसे पीछे छोड़ दिया। केन्या दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक है, जिसने 2024 में 500 मिलियन किलोग्राम से अधिक चाय निर्यात की है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, लेकिन निर्यात में भारत और केन्या से पीछे है, इसलिए इसका सही जवाब है भारत। अगला सवाल है, निधि तिवारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त हुई हैं, किस सेवा से संबंधित रखती हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस
या भारतीय राजस्व सेवा IRS। तो निधि तिवारी जी भारतीय विदेश सेवा IFS से संबंध रखते हैं। निधि तिवारी को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 2014 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। IAS यह सिविल सेवा का एक प्रमुख हिस्सा होता है, लेकिन निधि तिवारी इससे संबंधित नहीं हैं। IAS अधिकारी आमतौर पर प्रशासनिक और नीति कार्यों में शामिल होते हैं। IPS पुलिस प्रशासन से संबंधित है और IRS कर और राजस्व प्रशासन से जुड़ा होता है, इसीलिए इसका सही आंसर है IFS। आपका अगला और आखिरी सवाल है, दूध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो दूध उत्पादन के मामले में भारत पहले स्थान पर आया हुआ है और दूसरे स्थान पर भारत चाय के निर्यात में है, जबकि चाय का प्रोडक्शन पहले नंबर पे कौन करता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और एम करते हैं 10 लाइक का।